हेलो एवरीवन, डीबी हियर। तो आज का जो मोटिव है वो है सीएसआर एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस, जो कि मेरा हुआ था 9 फरवरी 2024 को। और पेपर वन का एनालिसिस मैंने यहाँ पे एनालिसिस मतलब सर आपको एक फेयर आइडिया देने की कोशिश करिए कैसा एग्ज़ाम आया है। यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन है, आई एम डीबी। मैंने एसएससी 2022 और 2023 का प्रीलिम्स दिया है, दोनों क्वालिफाइड किए थे हाई कट ऑफ जाने के बाद भी, और जो मेंस थे वो हाई या लो कट ऑफ जाने के बाद भी नहीं क्वालिफाई किए थे। और फिर उसके कुछ दिनों बाद, इतने दुख के बाद, हमारे थोड़े खुशी के दिन आए, हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। और ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, दैट आई वाज अ टॉपर ऑफ 12th क्लास एंड आई स्कोर 94% फ्रॉम साइंस स्ट्रीम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। एंड देन आई डिड बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज DU, and again I scored 90% there. Then I started doing my MSc Mathematics, then I dropped it out and took a decision of doing my MA Sociology, and meanwhile I gave my SSC 2022 का attempt। तो ये एक brief introduction है मेरे बारे में बताया। मैं ट्राई करूँगी कि एस्पिरेंट व्यू आपको बता सकूँ और कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का पेपर है ये भी। तो हिस्ट्री के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि राजा जी का टाइटल, मतलब किनका प्रीफिक्स था राजा जी। हम सी राजागोपालाचारी जो जी थे उनको हम राजा जी बुलाते थे, और वो कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा राजा जी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो सियादास सर का प्रोफेशन क्या था। सियादास कौन थे सर? सियादास बोस साहब के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, और उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था? लॉयर थे सर वो। और थर्ड क्वेश्चन था वाई खेड़ा सत्याग्रह। अभी तक हम चंपारण सत्याग्रह पूछ चुके हैं, वो खेड़ा सत्याग्रह पूछ चुके हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी पूछ चुके हैं, इनके टाइम वगैरह सब पूछ चुके हैं। अब उनके क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब उन्होंने क्या पूछा? वाई खेड़ा सत्याग्रह। तो आप तीनों को बताना चाहिए, चंपारण क्यों हुआ था, खेड़ा क्यों हुआ है, अहमदाबाद क्यों हुआ है। खेड़ा किस लिए हुआ था सर? रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग अगर प्लेग होता है तो आपका रेवेन्यू कैंसिल कर दिया जाएगा, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर भी सरकार ने मांगा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। थीम मतलब सब पार्ट आप हिस्ट्री का इसे ज़रूर करके चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि नेडल कांग्रेस किस प्लेस पे थी। नेडल कांग्रेस किस प्लेस में थी सर? हम सभी को पता है साउथ अफ्रीका में थे। जितना भी गांधी जी का काम था वो सारा साउथ अफ्रीका में था। पर अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ट्रिकी बोलूँगी। ट्रिकी इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका की दो प्लेसेस दी हुई थी सर। अब मेरे को याद नहीं है कौन कौन सी, एक पी से थी और एक और प्लेस दी हुई थी। तो ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए लगा क्योंकि आप अगर कंट्रीज अलग देते तो ईजिली सब बता देते, पर वो जानना कि किस स्पेसिफिक प्लेस पे था। डरबन थी एक, शायद एक डरबन थी और एक पित्रोदुआ कुछ था, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो ये वाला आप चेक कर लेना। इसका जो भी आंसर था मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम भी नहीं था, और गेस करना, ब्लाइंड गेस मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बोलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि गुलामगिरी बुक किसने लिखी है। गुलामगिरी बुक सर हम सभी को पता है, हाँ, ज्योतिराव फूले सर ने लिखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिशनदास पेंटर किसके टाइम पे थे सर? सर बिशनदास जो पेंटर थे हमारे वो जहांगीर के टाइम पे थे। ये सर मुगल एरिया रिलेटेड है, तो मुगल एरिया के जितने भी 3-4 मतलब पेंटिंग के लिए वो फेमस थे। और जहांगीर के टाइम में, अकबर के टाइम में और शाहजहाँ के टाइम में ना लूसेंट में सर दिए हुए हैं कौन कौन पेंटर थे। तो ये आप एक बार यू कैन गो थ्रू इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सर वहार मीरा किस फील्ड से रिलेटेड थे, इनका फील्ड पूछा था सर। तो सर ये हमारे लिटरेचर में आते हैं। एंशिएंट इंडिया में देखोगे आप, उसमें ये आपको मिल जाएगा कि आप देखेंगे सबका। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे हरिसेना और रवि कीर्ति और बुक्स के बारे में। ये तो आप एंशिएंट पार्ट में ये जो थीम्स होती हैं ना, जितना भी सोशो कल्चर रिलेटेड, ये आप इनको एक बार ज़रूर चेक कीजिए। 8th क्वेश्चन था पीएम पल्ली हड़प्पन साइट्स। अब सर अगेन ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। अभी तक जितनी बार भी पेपर हुआ है, 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक में उन्होंने हड़प्पन साइट के बारे में पूछा है कि स्टेटाइट की सील्स के बारे में या फिर कुछ ना कुछ हड़प्पा से रिलेटेड आया। तो उन्होंने पीएम पल्ली पूछा था, जिसका आंसर है आंध्र प्रदेश। मैं आपको साथ साथ अपने क्वेश्चन के आंसर भी बता के चल रही हूँ। ये तो आप सभी को पता होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और ABCD करके 4 ऑप्शन हैं आपको। तो मैं आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ, जिनके भी आंसर मेरे को पता थे और जिनके बारे में श्योर हूँ जो दिए हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश था पीएम पल्ली का आंसर। तो आप देख के चाहिए, एक लूसेंट में एक आपका ऐसे टेबल बनी हुई है, उसमें साइड्स दी हुए हैं, हड़प्पन साइड, उसमें पीएम पल्ली आपको मिल जाएगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट में हम पूछते हैं कि अर्थशास्त्र के राइटर जो थे, उनके जो राइटर पूछा गया वो कौन थे? चाणक्य जी थे। चाणक्य जी पे अभी तक कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग हर ही दिन क्वेश्चन आया है उनके ऊपर। उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे सर? चंद्रगुप्त मौर्य साहब का कंटेम्प्रेरी थे। और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चाणक्य जी के बारे में है कि पढ़ाई, मतलब जो आप ये जो सीक्वेंस है ये सेम नहीं था, पर जिस अकॉर्डिंग मैंने रिकॉल करा है वो आपको बता रही हूँ। तो 2 क्वेश्चन ना आपके सर चाणक्य जी के ही हो गए। चाणक्य जी ने पढ़ाई कहाँ करी थी? वी ऑल नो दैट तक्षशिला में की थी उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गंधारा आर्ट को किस डायनेस्टी ने पैट्रनाइज किया था? विच डायनेस्टी पैट्रनाइज इट? ये भी आपको
लूसेंट में मिल जाएगा। गंगा डायनेस्टी का सर एक टेम्पल दिया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द टेम्पल कि क्या नाम था क्या नहीं था। तो इस डायनेस्टी के टेम्पल तो बहुत जैसे चोलास के भी टेम्पल पूछे जा चुके हैं, गंगा डायनेस्टी का टेम्पल पूछे जा चुका है। तो आप इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उन्हें एक बार देख लीजिए, मतलब मैं पूरा नहीं कहूँगी फिर भी। एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गौतम बुद्धा महावीरा। ये कुछ थीम्स हैं भाई, ये ज़रूर करके जाओ। फिर पूछा था मतलब अद्वैता फिलॉसफी किन की थी, वो सर आपकी रामानुजन साहब की थी। मतलब ऑप्शन में रामानुजन भी थे और नामदेव भी थे। तो ये आपकी फ़िलॉसफ़ी पूछा गया है। तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी अगेन एन इम्पॉर्टेंट, और भक्ति मूवमेंट वाला और फिलॉसफी स्कूल्स, मतलब आपका ये भक्ति मूवमेंट से और ये जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं ये सब आप करके जाइए। कछवाहा प्रिंसेस किसकी मदर थी ये मुझे नहीं पता था सर, सो प्लीज़ आप जिनको भी पता हो कि जहांगीर शाहजहाँ क्या था क्या नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस और मैंने नहीं किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। फिर 16 क्वेश्चन आता है, प्रयाग प्रशस्ति के रूलर जो थे वो कौन थे जब हरिसेना ने इनको किया था। सर समुद्रगुप्त सर थे, मतलब राजा थे समुद्र, और हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा था। तो सर ये कुछ 15 से 16 मतलब 16-17 क्वेश्चन हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं इनमें से इंपॉर्टेंट थीम जो 5 तारीख से लेकर अभी तक 12 के एनालिसिस में मिली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आई हैं सब। एक ये कि आपको जितना भी ये सारी ये जितने भी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, किसी का सफिक्स क्या था, जैसे ये जो राजा जी का पूछा हमने से पहले पूछा गया है कि हम तिलक या लोकमान्य किसको बुलाते थे। तो ये जो प्रीफिक्स सफिक्स टाइप के जो नेम्स हैं इनको करके चाहिए। प्रोफेशंस देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेन लोगों की पूछे गए हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर आपको अम्बेडकर साहब का प्रोफेशन पूछा जाए तो वो भी आपको पता होगा कि वो भी लॉयर थे, मोतीलाल नेहरू भी लॉयर थे और जवाहरलाल नेहरू भी लॉयर थे। तो बेसिकली आप ये चीज़ें, आप जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर का पूछ लिया जाए कि उनका क्या प्रोफेशन था, तो ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ प्रिंसिपल एट अ स्कूल, संस्कृत स्कूल या कॉलेज इन कैलकटा। तो वो ये चीज़ें आप मेन देखिए बस। वाई के भाई ये 3 जो सत्याग्रह है ना ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सत्याग्रह और जितनी भी लड़ाई है कि ये हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 6 चीज़ें हैं ना किससे रिलेटेड है भाई, ये गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी की ना आप हर चीज़ करके जाओ। गांधी जी का ना एक और क्वेश्चन आया था शायद कि लॉयर या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप गांधी जी तो भाई पूरा करके जाओ। निडल कांग्रेस फिर से गांधी जी की था, ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा सोशल रिलीजियस मूवमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है। ये पेंटर्स और ये वरामीरा और ये PM पल्ली ये सारा एंशेंट और मिडिवल का पार्ट है। ये भी एंशेंट के दोनों क्वेश्चन है, ये भी एंशेंट का है, ये भी हमारा मिडाइवल का पीरियड है, ये भी एंशेंट का है, ये स्कूल की फिलोसफीज़ है, ये भी हमारा एंशेंट्स है। तो सर टोटल मिला के आप मॉडर्न मतलब मिक्स आ रहा है सबका, और इट वॉज क्वाइट डुएबल था। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे आप ना कर सके। दूसरी चीज़ सोर्सेज में आपने बता देती हूँ, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है, स्पेक्ट्रम रिवाइज भी करके गई थी मैं, उसके शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास, वो रिवाइज किए थे मैंने। और लूसेंट सर, ये जो सोर्स है दीज आर मोर देन इनफ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। मतलब हिस्ट्री के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपके हिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, या फिर मैं 33 बोलूँ क्योंकि GS 33, अगर एग्जैक्ट मतलब एक आइडिया लगाऊँ तो आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सर हिस्ट्री के। और अगर आपको रेंज देनी हो 25 से 30 आप अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने ये सोर्सेस किए हुए हैं। तो ये है हिस्ट्री का एनालिसिस। हिस्ट्री में आपने इंपॉर्टेंट थीम्स जो भी था जैसे भी था एस्पिरेंट के व्यू से भी मैंने आपको बताया, आप ये सब करके जा सकते हैं। तो दिस इज नेक्स्ट इज़ इंग्लिश के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आप अटेम्प्टेड ऑल 50 क्वेश्चंस, मैंने 50 किए हैं और इट वाज इजी। अब मैं आपको बता देती हूँ। सिनोनिम आए थे सर 2 क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन में एक मेरे को याद नहीं है क्या पूछा था, और वो भी बहुत ईजी था। जैसे आपको मैं ओकेजनली का मतलब पूछ लूँ या फिर सडनली का मतलब पूछ लूँ, बहुत सबसे ईजी था। ये थोड़ा वर्ड लगा था एक्विजिट, इसका मतलब होता है सर ब्यूटीफुल, ये मेरा सही भी है। तो ये आपको जो 2 सिनोनिम पूछे थे ईजी थे। आपको ईडियम्स भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक जैसे मैं ईजी बता रही हूँ, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, और एक था कुछ मे हेम व्हेन द सनशाइन मे टेक, मतलब उसका मतलब ये होता है आप डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ। तो दोनों ही ईडियम और सिनोनिम्स आप कर सकते हैं। तो 2-2 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन इसी के हो गए थे, और ये बहुत ईजी थे। मैं कहूँगी सिनोनिम जिन्होंने भी थोड़े से भी किए हैं, 100 क्वेश्चन या 100 आपने पार्ट्स या सब पार्ट्स भी किए हैं तो भी हो जाएगा। सेम ईडियम्स में भी सर आपने अगर आपने सर किए हुए हैं तो बहुत इजी वाले आए थे। डायरेक्ट के बहुत क्वेश्चन थे सर, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट के देखने के, डायरेक्ट के हैं तो आप प्लीज़ इसको करके जाइए। कुछ भी नहीं होगा तो आपके ये होंगे। और ऑप्शंस में डायरेक्ट आपको पता चल रहा है तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलत दिया होगा। जैसे जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं तो आपको
अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में होता है तो जो आपका सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे वो भी पूरा पास्ट में ही जाएगा। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पास्ट में सारे प्रेजेंट में दिए हुए हैं या फिर फ्यूचर में दिए हुए हैं, पास्ट वाला ये है। तो ये काफ़ी ईजी है, प्लीज़ डू इट एंड एक्सेल दिस पार्ट, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन यहीं से हो रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है जैसे आई एम डूइंग वर्क करके। इतना ईजी तो नहीं था, पर आप, और मैं इसको बोलूँ आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सर आई एम नॉट डूइंग वर्क। इतना इजी सर, इतना इजी ही है। आपको ये बताना था कि नॉट कैसे लगेगा, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में और आंसर में येट था। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन वाला था कि नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनता है, नेगेटिव क्वेश्चन मतलब नेगेटिव कैसे बना सकते हो आप उसका। फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आया था, सिंबल एम नॉट आई, या फिर वरंट आई। ये इजीली वाले आपसे पूछे गए थे, ये भी बहुत इजी था। एक्टिव पैसिव फिर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट एंड एक्सेल इट। अगर आप 8 क्वेश्चन इसके और लगभग 8 क्वेश्चन इसके 16 तो आप यही करके जाओ भाई। 50 आउट ऑफ, मतलब आपको 15 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, बहुत सही। स्पॉटिंग एरर्स मतलब वही ग्रामेटिकल एरर्स, बहुत ईजी एरर थे। जैसे टू आस्क लिखा हुआ है, वो क्या होता है, टू आस्क करना है आपको, तो वेरी इजी, आप सभी कर सकते हैं ये सब। अब जाते हैं मेन पार्ट कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो भी था उसका। कॉम्प्रिहेंशन में क्या था, नॉट ईजी सर, आपको रीडिंग आनी चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी, बहुत लोगों को बहुत इजी लग सकता है, मेरे को भी बहुत इजी लगा था, पर जो मुझे नहीं लगता कि पोएम इतना इजी था। आपको एक जो पेपर होता है उसका एनालिसिस इस तरीके से होना चाहिए, जो डुएबल चीज़ हो वही इजी है सर। जो थोड़ी सी भी आपको ट्रिकी है या फिर मॉडरेट लेवल से ऊपर जा रही है तो दैट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर आप कर सकते हैं, आप सभी की सर इतना नॉर्मल, इतना पढ़ते पढ़ते नॉर्मल इंग्लिश तो सर सभी को आती है, पर अगर वो पैसेज जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। इसमें सर था सर बायोल्यूमिनस कुछ था, हिमालयन के अंदर हिमालय का एक ऑर्गेनिज्म मिला है उनको, ऐसा बायोल्यूमिनस ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है जो करंट से बनता है। करंट्स मतलब जो हिमालयन में जो एम्बियंट करंट्स कुछ दिए हुए थे उनसे बना हुआ है। दे वर नॉट प्लेजेंट रीडिंग्स, आई डू लव रीडिंग, आई डू रीड नॉवेल्स, और ये इतना ईजी नहीं था। और सब पोएम तो मतलब मुझे नहीं लगी इतनी सही थी। ओ सेफ्ट एम्बलर मून के रिलेटेड थी, स्लीप आपका मून क्या, ये पूरा था, पर डुएबल थी। ये सारे पार्ट्स जितने भी हैं ये इतना जल्दी हो जाएंगे कि आप इसको आराम से टाइम देखा करो। तो मैं यही बोलूँगी बीच बीच में। और एक और चीज़ बताती हूँ, पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ दिया है, 5 क्वेश्चन बीच में कुछ और है, 6 क्वेश्चन फिर से कॉम्प्रिहेंशन का है, फिर से कोई 11 क्वेश्चन, तो रैंडम दिया हुआ है। सारा कॉम्प्रिहेंशन एक साथ नहीं मिलेगा, सेम सारे पोएम के क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, मतलब दूर दूर दिए हुए हैं, बीच बीच में दिए हुए हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ क्या है, आप बार बार पढ़ेंगे आपकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी। पहले आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, लगभग मान लो 5 क्वेश्चन इसके थे, 5 इसके थे, 10 ये थे, तो पहले आप बाकी 40 क्वेश्चंस जितने भी बचते हैं उनको अटेम्प्ट करो। उनको अटेम्प्ट करने के बाद आराम से इसके 10 क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, आपके पहले वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और ये इतने अच्छे रीड भी नहीं होंगे, तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा कि भाई इंग्लिश खराब हो गई। मान लो कोई बीच में पैसेज में फंस गया, वो बोलेगा कि यार पूरे पेपर में कुछ हो ना हो, साला इंग्लिश भी नहीं हो रहा, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट जा सकता है। तो इसीलिए आप इनको आराम से करो। किसी के में बहुत इजी भी हो सकते हैं, मेरे में आई डोंट थिंक दे वर टू इजी टू अटेम्प्ट, सो आई वोंट से इट वाज अ प्लेजेंट रीडिंग। सो ये कर सकते हो, पर ओवरऑल अगर इंग्लिश की बात की जाए बहुत ईजी थी इंग्लिश। अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी पार्ट था तो यही क्वेश्चन थे। बाकी जो आपकी 1/5 है, मतलब 1/5 पार्ट को छोड़ के जो बाकी 80% इंग्लिश थी उनको छोड़ के बहुत ईजी इंग्लिश थी। इट इज़ डुएबल, आई हैव अटेम्प्टेड ऑल 50 क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन। तो सर इंग्लिश पे डंका दिखा दो अपना, एसएससी वाले स्पेशली, जितने भी एसएससी वाले हैं, इवन यूपीएससी मैटर का भी, वो भी आराम से कर सकते हैं। तो इंग्लिश का एनालिसिस के बाद अब नेक्स्ट इज़ पॉलिटी। तो पॉलिटी का मैं आपको सोर्स बता देती हूँ। लक्ष्मीकांत था सर, एम लक्ष्मीकांत है बुक, बहुत फेमस बुक है पॉलिटी के लिए। ये सोर्स रेफ़र किया था मैंने, और मुझे नहीं लगता लूसेंट सफाइस करती है, तो आप लूसेंट तो मेरे को नहीं लगती पॉलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी। लक्ष्मीकांत आप प्रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था। सर एन की पालकी वाला सर थे, उन्होंने बोला था, और ये प्रियम्बल चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि प्रियम्बल को एन की पालकी वाला सर ने आइडेंटिटी कार्ड बोला था। सेकंड क्वेश्चन इज कि आर्टिकल 16 क्या प्रोवाइड करता है, मतलब पहले आपको दिया हुआ था कि एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है अंडर विच फंडामेंटल राइट, तो वो है सर आर्टिकल 16। थर्ड क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट कौन से अमेंडमेंट्स आई थी। तो ये मैंने 128 ये 2019 क्यों लिखा हुआ है ये मैं बताती हूँ आपको। अभी तक टोटल
हमारी 104 से 5 अमेंडमेंट हुई हुई है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर एलिमिनेट करना जहाँ पे आप देखो कि भाई 120th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ऐसे ऑप्शंस डायरेक्ट एलिमिनेट करने हैं। तो ये कौन सी अमेंडमेंट्स हुआ था? 89 था, बहुत सारी दी हुई थी, 69, 89। तो ये वन क्वेश्चन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। बॉडीज इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल और ये FR और ये बॉडीज़, ये आपको करके ही जानी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दीज हैव बीन कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर पूछा था लोकल, सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैंने एक चीज़ नोटिस करी, 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे मेरे वाले एग्जाम में। पहला कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वो कैरेक्टर्स पूछी थी कि जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फैसिलिटेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, तो वो ऑब्वियसली फैसिलिटेट ही करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, ईजी थे पर स्टेटमेंट बेस्ड थे। फिर ग्राम सभा का टाइप पूछा था कि ग्राम सभा का टाइप से मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब था। सेम यही पूछा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड थे बट दे वर क्वाइट डूएबल। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का ईयर पूछा था। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है बट बाय गॉड ग्रेस आई न्यू इट, दिस इज़ 1970। क्यों याद है? क्योंकि ये अभी सर आप करंट अफेयर्स में भी देखोगे तो आपको लेबर लॉज जो थे, वो 4 लेबर लॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो उस टाइम का ये इंपॉर्टेंट था। 2020 से लेके 22-23 तक काफ़ी ज़्यादा लेबर लॉज के ऊपर बहस चली है, तो ये वहाँ से हो सकता था। तो मतलब कुछ लोगों के लिए टफ भी हो सकता है, पर मैं आई डिड इट। अब पूछा था फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु प्रेजेंटेड बाय हुम, किसने प्रेजेंट किया था फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सर अम्बेडकर साहब ने ही किया था। फिर शेड्यूल का एक क्वेश्चन था, शायद 10th शेड्यूल का था, और उसकी अमेंडमेंट पूछी थी। अमेंडमेंट कौन सी थी सर? फिर से अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। 59 थी, 57 थी, 58 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से बॉडी सर रिपीट हुई। ट्राई का पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था कि कौन सी बॉडी इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शन कमीशन दी थी, UPSC दी थी, कैग दी थी, और आपको ट्राई दिया था। आपको सिंपल पता चल जाएगा ट्राई नहीं है। प्रियम्बल के साथ 2 क्वेश्चन थे, पहले मैंने आपको बता दिया है, उनको आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था। और ये में से क्या क्या मतलब ऐसे दिया हुआ था, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, और एक यही ऑप्शन था कि क्या इनमें से प्रियम्बल में है। सर ये सारे प्रियम्बल में है। ये क्या है सर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तो आपको याद रखने हैं सारे के सारे। और इनमें से 2 जो वर्ड्स थे, कौन कौन से वर्ड्स है वो, एक तो आपका सेकुलर और एक सोशलिस्ट। इनका अमेंडमेंट 42, ये पहले पूछा जा चुका है सर। 42 1976 में आया था। प्रेसिडेंट का क्वेश्चन था सर, एक लाइन दी हुई थी कि हमने ये बोला गया कि प्रेसिडेंट में सारी पावर वेस्ट हमने नहीं करी है। ये किसने बोली थी स्टेटमेंट? आई वॉजंट अवेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो पर आई डिडंट मार्क इट, तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया। और सर मैं ज़्यादा क्वेश्चन में इसके नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि पॉलिटी वॉज क्वाइट डुएबल। एंड 12th क्वेश्चन था कि आर्टिकल 244 का में क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हो आप? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और फिर एक सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल दी हुई थी। तो बहुत ही ईजी था सर, ये शेड्यूल एरिया का है। और ये आपका शेड्यूल 6, 5 और 6 भी है, और ये शेड्यूल एरियाज़ का होता है। दिस इज़ पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन ही थे, बेसिक था। पॉलिटी सारा डुएबल था, पॉलिटी बहुत डुएबल था। आपसे 3-4 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन वर क्वाइट डुएबल। सो लेट्स डिस्कस दी लास्ट पार्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में थी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सितंबर और अक्टूबर में 2023 में बहुत कुछ हुआ है। दे हैव बीन आस्क्ड मर्सीलेसली, मतलब इतनी ज़्यादा पूछा गया है, ये वाला कप, ये कप। तो अभी देख लेते हैं 10-12 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या थे। और मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो पेपर 1 में जो बहुत डायरेक्ट पूछे गए थे, और जो आपको पता होने या तो आते हैं या नहीं आते हैं, 2 ही केसेस। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े, जितने मेरे को याद आए वो ये है। एडमिरल कप का विनर कौन था? ठीक है सर। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में कितनी वुमेन को किया गया है? 4 को किया गया है। वज्र प्रहार किस प्लेस पे हुई थी? वज्र प्रहार पहली बात होती किसके साथ है? हमारी ये होती है US के साथ, है ना। और ये कहाँ पे हुई थी? उमरोई मेघालय में हुई थी। फिर 4th पूछा था साहित्य सम्मेलन अवार्ड ये 2023 किस जगह पे हुए थे? भारत मंडपम या फिर विज्ञान भवन, कहाँ हुए थे? फिर बैंक एसोसिएशन का क्वेश्चन था कि
ये वाला MOU जो है किस बैंक के साथ साइन किया गया है, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। फिर पूछा गया था इंडिया रोड मैप रोड सेफ्टी के लिए किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है, एक मतलब होते हैं ना ड्रिल्स टाइप के, वो किया है किस कंट्री के साथ। फिर संगीत नाटक अकादमी किसको दिया गया है, और फिर लाइट हाउस शो किस प्लेस पे हुआ है, ये सर गोवा में हुआ है, फर्स्ट एवर लाइट हाउस शो ऑफ इंडिया, तो बड़ा फेमस था, ये भी हमें पता चला। NEP का पूछा था क्या ऐड न्यू किया है, कौन सा प्रोविजन है जो इसने न्यू ऐड किया हुआ है, तो ये था। और सर एक और क्वेश्चन था जो मेरे को याद आ रहा है, वो क्या था, हाँ, कि जो हमारा ये होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ये जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है हमने, ये भी क्वेश्चन था। तो यही सारे क्वेश्चन थे, और जो बाकी जो मेरे को फिर क्वेश्चन का भी था। तो एक बार ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं पूरा एग्जाम कैसा था। पहले मैं सोर्सेज बता दूं, हिस्ट्री के मैंने बताया लूसेंट था और स्पेक्ट्रम था, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत था, करंट अफेयर्स सर यूट्यूब से किए थे, आप किसी भी से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक करा रहे हैं, एग्जाम IQ बहुत सारे हैं, और अगर आप चाहेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ मैंने ये कैसे करे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जो करंट अफेयर्स करे हैं वो मुश्किल से ट्राई किया कि मैं 5 से 10 दिन में पूरा साल कवर कर लूँ, और ये सिर्फ यूट्यूब की वजह से हो सकता है भाई। यूट्यूब हैज़ अ मैसिव फोर्स। इंग्लिश मैंने हमेशा से ही यूट्यूब से करी है, कुछ भी स्पेसिफिकली कभी प्रेफर नहीं करा है। जो एग्ज़ाम था वो था 9 फेब को, तो मेरा जो पेपर 1 था वो ईजी था सर, तो इसीलिए मैं अपने पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर पेपर ईजी है, आपका मेजरमेंट नापना हो जाएगा सर। आप इतना पढ़ाई कर चुके हो, आपको पता चल जाएगा कि पेपर ईजी है या टफ है, किस साइड लाई कर रहा है भाई। जब हिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कौन था वो कौन था, और वो सारा ड्राई पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, वो होगा आपका। पॉलिटी में सिंपल पूछा है ये शेड्यूल किसका है, आर्टिकल किसका है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं भाई, ऊपर से चीज़ें देखनी है, वो तो आप करो ही करो ना। तो ये इतना इजीली अटेम्प्ट था, मेरा अटेम्प्ट था सर 131। So thank you so much for listening this video, and this was a one day before my exam, and I wish all the best to all.